नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी कॉकरोचों की मोदी सरकार को दी गई चेतावनी की। क्या चल रहा है इस देश में? आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और जब हम पूछ रहे वजह बताइए तो वजह भी नहीं बता रहे। उद्धव से बगावत करने वाले सांसदों की खुली पोल की देखेंगे कैसे ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ाने में जुटी है बीजेपी। भरत तिवारी मामले में कैसे घिरती जा रही है बिहार की सम्राट सरकार। वो वही आवाज उठाते हैं जो सीओ साहब एसडीओ साहब आदेश किए जब आइए सभी लोग जवैनिया के। जानेंगे उज्जैन जमीन धांधली मामले में हुआ क्या बड़ा खुलासा और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, ये सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, विदेश मंत्रालय ने किया साफ। लखनऊ आगजनी हादसे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, जो हादसा हुआ वो कोई सामान्य घटना नहीं। वोटर लिस्ट से नाम हटा तो राशन कार्ड से भी काटा जा सकता है नाम, कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर होगी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी इजाजत। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया का होगा मुकाबला। मेक्सिको के मोंटेरे स्टेडियम में सुबह 6:30 बजे से खेला जाएगा मैच। जीत मिली तो नॉकआउट राउंड में दक्षिण कोरिया की हो सकती है एंट्री। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 790 अंकों की तेजी के साथ 76,991 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 197 अंकों के उछाल के साथ 24,021 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुका है। किसानों की तरफ से कहा गया है कि 28 जून को वो भी जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। विपक्षी दलों की तरफ से भी समर्थन का ऐलान किया जा रहा है। वहीं सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने सीधे पीएम मोदी पर ही सवाल उठा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छिड़ गया है। एक तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से देश भर के युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी छात्रों की गूंज नाम से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत 25 जून से देश के 28 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इस मंच से भी शिक्षा व्यवस्था में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई जाएगी। लेकिन शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, बल्कि वो तो इन प्रदर्शनकारी युवाओं को ही आतंकवादी करार दे रहे हैं। जिसके बाद जंतर मंतर में प्रदर्शन पर बैठे युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने उनकी इस टिप्पणी पर पीएम मोदी को घेरते हुए कहा, अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे, ऊपर से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फॉलोइंग है, और कल तो कह दिया एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने कि ये लोग टेररिस्ट है। मतलब हम लोग न्याय मांग रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या कहा जाता है? टेररिस्ट। तो किस किस को टेररिस्ट कहोगे आप? 17 साल का वेदांत सीबीएसई का स्टूडेंट, जब उसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, उसको इन लोगों ने पाकिस्तानी कह दिया। तो क्या इस देश में कोई भी सरकार से सवाल पूछेगा तो क्या उसके अकाउंट ऐसे बैन किए जाएंगे और क्या ऐसे उनको आतंकवादी और टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिन्हें डेमोक्रेसी में रिजेक्ट कर दिया गया था वो भेष बदल कर आए हैं और अब सिस्टम के पीछे पड़े हैं। वे उन लोगों के लिए नारे लगाते हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। उनकी पहचान हो गई है, देश के टुकड़े करने वाली डफली बजा रहे हैं, और जिस पर सीजेपी ने ये तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है 90 पेपर लीक हुए हैं, करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है, 20 बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से अपनी जान ले ली, परिवार तबाह हो गए। पर मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर चिपक कर इंटरव्यू देते हुए छात्रों की गूंज को दहशतगर्द बता रहे हैं। देश ये भूला नहीं है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भरी संसद में अन्नदाता किसानों को आंदोलन जीवी और परजीवी की अपमानजनक संज्ञा दी थी। जो इस सरकार से सवाल पूछता है उसको देशद्रोही बोलते हैं। यानी धर्मेंद्र प्रधान ने ये बयान देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। युवाओं में भी आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अब पिछले 5 दिन से जारी सीजेपी के प्रोटेस्ट का अब दायरा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस प्रोटेस्ट को यूट्यूब के फेमस मैथ्स टीचर अभिनय शर्मा और डॉक्टर विजेंद्र चौहान ने समर्थन दिया है। 28 जून को खाप पंचायत और किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं राजनीतिक दलों के समर्थन की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके संकेत मिले हैं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के हालिया बयान से। उन्होंने कहा, सीजेपी आंदोलन युवाओं की नाराजगी और निराशा को सामने लाने का महत्वपूर्ण जरिया बना है। आंदोलनों की अपनी अहमियत होती है, लेकिन लोकतंत्र केवल आंदोलनों पर नहीं टिका रह सकता। किसी भी मुद्दे को स्थायी राजनीतिक बदलाव तक पहुंचाने का काम आखिरकार राजनीतिक दलों को ही करना
करना होगा। यानी आने वाले वक्त में युवाओं का ये आंदोलन राजनीतिक रंग ले सकता है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। युवाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, विपक्ष भी खुलकर सरकार से सवाल कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार का ध्यान इस वक्त संसद में 2/3 के आंकड़े पर लगा हुआ है। इसके लिए दूसरे दलों को तोड़ा जा रहा है। शिवसेना यूबीटी से बगावत करने वाले सांसदों ने दावा किया था क्षेत्र को विकास में फंड की कमी नहीं हो, इसलिए उन्होंने पाला बदला है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे बागी सांसद खुद ही सवालों में घिर गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में उस वक्त बड़ा सियासी भूचाल आ गया जब शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद बगावत पर उतर आए। आपको याद होगा, बागी सांसदों ने ये दलील देकर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था कि उनके क्षेत्र में विकास के काम करने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा था कि पैसों के कारण ही वो सत्तारूढ़ शिंदे गुट में शामिल होने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इन बागी सांसदों को क्षेत्र के विकास के लिए जितना फंड दिया जाता था, उनका सिर्फ 1.07 से 26.84% तक ही खर्च किया गया है। केंद्र सरकार की MP लैड्स वेबसाइट के 3 साल के आंकड़ों से इस बात का पता चला है। जैसा कि आप जानते हैं कि MP लैड्स योजना के तहत हर सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिससे वे अपने क्षेत्र में जरूरी विकास कार्य करवा सके और सांसद निधि का जो पैसा खर्च नहीं होता है वो अगले साल के लिए अपने आप जुड़ जाता है। वहीं MP लैड्स पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट से पता चलता है कि शिवसेना यूबीटी के इन 6 बागी सांसदों के पास कुल करीब 100 करोड़ रुपए थे, लेकिन इन्होंने पिछले 2 वित्तीय वर्ष और इस साल की पहली तिमाही में औसतन सिर्फ 13 करोड़ 60 लाख रुपए ही खर्च किए। रिपोर्ट के मुताबिक हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर ने 26.84% फंड का इस्तेमाल किया। वहीं मुंबई के उत्तर पूर्व के सांसद संजय दीना पाटिल ने सबसे कम सिर्फ 1.07% फंड ही खर्च किया है। धाराशिव के सांसद ओबराजे निम्बालकर की बात करें तो उन्होंने 130 विकास कामों का प्रस्ताव दिया था और इनमें से सिर्फ 21 ही पूरे हो पाए हैं। वहीं परभड़ी के सांसद संजय जाधव ने 81 कामों की सिफारिश की थी, जिनमें से 25 पूरे हुए हैं। अब शेटी के सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे को भी देखें तो 137 काम के प्रस्ताव उन्होंने दिए थे और इसमें से सिर्फ 2 ही पूरे हुए हैं। और यवतमाल के सांसद संजय देशमुख ने 113 कामों का प्रस्ताव रखा था, जबकि केवल 7 ही पूरे हुए हैं। वहीं अब MP लैड्स के पोर्टल पर दिए गए इन आंकड़ों से सरकार की पूरी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई है। हालांकि खुद के बचाव में कई सांसदों ने इन आंकड़ों को गलत बताया है, लेकिन अब बागी सांसद ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। विपक्ष ने भी इन्हें घेर लिया है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि आंकड़ों से साफ पता चलता है कि सांसद MP लैड्स फंड को सही तरीके से खर्च करने में पूरी तरह असफल रहे। 14 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक खर्च नहीं हुई है। उन्हें इसका इस्तेमाल करने से किसने रोका था और अब वे किस फंड के प्रति वफादार हो गए हैं? यानी साफ है कि अब इन बागी सांसदों का झूठ पकड़ा गया है। अब देखना यह होगा कि क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। यहां बात फंड की नहीं बल्कि फंदे की थी, जांच का फंदा। लेकिन बागी सांसद बच नहीं पाएंगे। शिवसेना यूबीटी की तरफ से इनकी सदस्यता रद्द करने की डिमांड की गई है। यूबीटी सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई इसे लेकर लोकसभा स्पीकर से मिले हैं। अब गेंद स्पीकर के पाले में है। स्पीकर को टीएमसी सांसदों पर भी फैसला लेना है जिन्होंने ममता बनर्जी से बगावत की है। वहीं बीजेपी अभी भी ममता को घेरने की ही कोशिश में जुटी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में पूर्व सीएम ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। बगावत करने के बाद अब उनके विधायकों ने उनकी मुश्किलें बढ़ाने का मन बना लिया है, जिससे पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी बनाम ऋतवत बनर्जी की सियासी टक्कर देखने को मिल सकती है। दरअसल राज्य में PAC चेयरमैन पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है और संसदीय परंपरा है कि ये पद विपक्ष के नेता को मिलता है। लेकिन बंगाल में असली विपक्ष ममता की TMC है या ऋतवत की TMC, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। TMC के बागी विधायकों की तरफ से ऋतवत बनर्जी को विपक्ष के नेता के तौर पर चुना गया है, जिसे मंजूरी भी मिल चुकी है। ऐसे में ममता के हाथ से ये पद निकल सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये ममता के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि ममता पर कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी पर उनकी सरकार के दौरान 2,29,000 करोड़ रुपए गायब होने का आरोप लग रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि राजनीति में वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा बवंडर उठने वाला है। जानकारी के अनुसार बीजेपी सरकार अब विधानसभा में पिछले 4 सालों की लंबित CAG ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर रही है। ये मामला सीधे तौर पर साल 2011 से 2020 के बीच खर्च हुए
2,29,000 करोड़ रुपए के उपयोग प्रमाण पत्र से जुड़ा है। राज्य में चल रहे इस सियासी घटनाक्रम को बीजेपी की चाल के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी और सीएम शुवेंदु अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं कि वो हर तरफ से ममता बनर्जी और टीएमसी को खत्म करने पर उतर गई है। ऐसे में पार्टी के अस्तित्व को बचाना ममता के लिए अब एक चुनौती बन सकती है। बीजेपी टीएमसी की घेराबंदी में जुटी हुई है, वहीं ममता भी पलटवार की तैयारी में है। कैग रिपोर्ट की बात हो या पीएसी की, बंगाल की सियासत पर इसका असर तय है। असर तो बिहार की सियासत में भी इस वक्त पुलिस कार्रवाई के चलते दिखाई दे रहा है। भरत तिवारी की जान लेने के मामले में सम्राट चौधरी की सरकार बुरी तरह फंस गई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या सरकार से सवाल करने वाले अब बिहार में सुरक्षित नहीं है। बिहार में भरत तिवारी मुठभेड़ मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जनता प्रशासन की मनमर्जी को लेकर सरकार पर कई सवाल उठा रही है, जिससे राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सरकार की इन मुश्किलों को और बढ़ा दिया है 24 जून को हुई महापंचायत ने, जिसमें बिहार और यूपी से हजारों लोग जुटे और सबने एक सुर में पुलिस और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ तक कि सीएम सम्राट से इस्तीफे की मांग तक की गई। इस महापंचायत में जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भरत की जान ली है, उनके साथ साथ उन लोगों की भी जांच हो जिनके कहे पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। वो पागल नहीं था, सिस्टम और अफसरों ने उसे उस मानसिक दशा में पहुंचा दिया था जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इनसे डील करे। इसके अलावा आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने भरत तिवारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं होने पर सवाल उठा दिया है। रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट किया कि अब तक रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई है। सम्राट चौधरी सरकार के मुठभेड़ की न्यायिक जांच का आदेश देना मामले को ठंडा करने की कवायद भर है। इस मामले को लेकर मचे बवाल के बीच हमारे संवाददाता भरत के गांव पहुंचे और कुछ ग्रामीणों से बात की। क्या कुछ कहा है ग्रामीणों ने, सुनिए। प्रशासन के लोग तो कह रहे कि वो मेंटल डिस्टर्ब थे, पागल थे। वो तो उनका रोटी खाते हैं, सरकार को तो उधर पोछ डोलाएगा जरूर। जैसे आप जानते हैं कि 17 जून को भरत तिवारी का पुलिस ने एनकाउंटर किया था। बेटी की जान जाने के बाद परिवार ने मुठभेड़ पर सवाल खड़े कर दिए थे। मां ने पुलिस वालों के खिलाफ थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई। मामले में एसडीपीओ, एसएचओ और अन्य पुलिस कर्मियों पर जान लेने का केस दर्ज किया गया है। सीएम ने एनकाउंटर की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि ये जांच किस जज को दी जाएगी अभी ये साफ नहीं हुआ है। बता दें, इस मामले में विपक्ष के साथ साथ बीजेपी और जेडीयू के मंत्री और नेता भी एनकाउंटर से भड़के हुए हैं, जिससे सम्राट सरकार चौतरफा गिर गई है। भरत तिवारी मामले ने बिहार में सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। सीएम सम्राट चौधरी मुश्किल में है तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी संकट में दिखाई दे रहे हैं। मोहन यादव के परिजनों के नाम पर बड़े घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर सीधे सीधे सीएम मोहन यादव से ही इस्तीफा मांग लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही सीएम मोहन यादव ने कितना बड़ा घोटाला किया, इसका कच्चा चिट्ठा अब सबके सामने आ गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में हुए सनसनीखेज खुलासे से मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार समेत पूरी बीजेपी अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। इसी कड़ी में एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने मोहन यादव को लेकर हुए खुलासे को दोहराते हुए कहा, सीएम मोहन यादव ने अपने परिवार के साथ मिलकर उज्जैन में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदी गई 168 एकड़ में से 111 एकड़ जमीन उस क्षेत्र में खरीदी जहां सिंहस्थ कुंभ आने वाला है। उज्जैन के जिस क्षेत्र में 2035 के मास्टर प्लान के ऊपर काम होना है, मोहन यादव के परिवार ने वहां जमीनें खरीदी। पीएम मोदी से इस मुद्दे पर एक भी शब्द बोलने की उम्मीद न रखी जाए। अयोध्या के राम मंदिर और उज्जैन में जो लूट हुई है वो बस ट्रेलर है। अभी मथुरा और काशी में भी यही खेल होना बाकी है। प्रधानमंत्री से उम्मीद मत करना वो कुछ बोलेंगे। विदेशों में मेलोडी, घर में झालमुड़ी खिलाएंगे और उनके मुख्यमंत्री जमीनें खाएंगे, दान की चांदी सोना निगल जाएंगे, जैसे यूपी में जैसा हो रहा है। और आरएसएस की भाषा में कहें तो अयोध्या उज्जैन तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। वहां भी लूटने का इंतजाम है, वहां भी कॉरिडोर बन रहा है। वहीं इस मामले में एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल किया। चौथा सवाल है, यदि सब कुछ पारदर्शी है तो भाजपा स्वतंत्र न्यायिक जांच जैसा हमने कल मांग की थी करा सकती है क्या? सरकार करा सकती है, मोदी जी भेज सकते हैं, ईडी सीबीआई क्या क्या है। और पांचवा सवाल, क्या मुख्यमंत्री अपने परिवार के 2023 के बाद की सभी भूमि को श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं क्या? ईमानदार है तो
जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें बाकायदा आंकड़ों के साथ ही बताया गया था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में कई जमीनें खरीदी और जमकर मुनाफा कमाया। यानी अब साफ है कि इस मामले में बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरी पार्टी समेत घिर चुके हैं। मध्य प्रदेश का जमीन घोटाला बीजेपी की जमीन खिसकाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अयोध्या में राम मंदिर का चढ़ावा चोरी होने के बाद यूपी सरकार की जमीन भी खिसकती दिख रही है। इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। ऐसे में विपक्ष इस पूरी जांच पर ही सवाल खड़े कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ अब एफआईआर हो सकती है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब बीजेपी सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है। हाल ही में एसआईटी की टीम ने सरकार को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है। साथ ही मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना है। इनके खिलाफ एफआईआर होना लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल जांच के दौरान एसआईटी टीम को दान पात्रों की चाबियां रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास मिली। एसआईटी ने ऐसे करीब 150 सेवादारों और कर्मचारियों को चिन्हित किया जिनकी आर्थिक स्थिति में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदलाव आया है। इन तमाम खुलासों को लेकर विपक्ष के हमले भी तेज हो गए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। उन्होंने एसआईटी जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर के कमान के समान है। प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, सीसीटीवी के फुटेज गायब है और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ, क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। जैसे आप जानते हैं कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि इस मामले में सरकार चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद चंपत राय बुरे फंसती जा रहे हैं और सरकार पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, इस मामले में अब तक की जांच में कई खामियां मिली हैं, जिनमें दान पेटियों से नकदी निकालने, कार्यालय ले जाने, गिनने और बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा की कमी, मंदिर सुरक्षा कर्मियों के टेंडर और अन्य सामानों की खरीदी में कोई पारदर्शी प्रक्रिया नहीं पाई गई। महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने अपने करीबियों, भतीजों और रिश्तेदारों को नौकरियां दी। मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज का बैकअप सिर्फ 45 दिन का है, जबकि नियमों के मुताबिक 180 दिन का बैकअप होना चाहिए। ये सारी खामियां इसमें शामिल हैं। अयोध्या मामले में बीजेपी घिर गई है, वहीं केरल मामले में भी वो घिरती दिखाई दे रही है। पहली बार केरल में बीजेपी एक नगर निगम में अपना मेयर बनवाने में कामयाब हुई थी, लेकिन अब उसके 20 पार्षद मुश्किल में फंस गए हैं। हाईकोर्ट ने उनकी शपथ को ही अवैध बता दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केरल के तिरुवनंतपुरम में पिछले साल यानी 2025 के दिसंबर में नगर निगम के चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी के 50 पार्षदों ने जीत हासिल की थी। इनमें से 20 पार्षद मुश्किल में घिर गए हैं, क्योंकि बीजेपी के इन पार्षदों की शपथ को केरल हाईकोर्ट ने अवैध बता दिया है और दोबारा शपथ लेने का आदेश दिया है। दरअसल तिरुवनंतपुरम में 20 पार्षदों ने अलग अलग हिंदू देवी देवताओं, भारत माता और शहीदों के नाम पर शपथ ली थी और अब इसी पर कोर्ट ने सख्ती बरती है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता। जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन ने अपने फैसले में कहा, कानून के मुताबिक शपथ केवल 2 तरीके से ली जा सकती है, ईश्वर के नाम पर या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान। शपथ लेते समय किसी भी खास देवता, भारत माता, किसी नेता या शहीद का नाम जोड़ने की इजाजत नहीं है। यही नहीं, अदालत ने आगे कहा कि जनप्रतिनिधि का फर्ज संविधान का सम्मान करना, कानून के शासन का पालन करना और ईमानदारी से जनता की सेवा करना है। इसीलिए शपथ ठीक उसी रूप से दिलाई जानी चाहिए जैसा कानून में है। नागरिकों को किसी भी देवी देवता की पूजा करने या किसी भी धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कानून में शपथ के प्रारूप में किसी प्रकार का जोड़ या बदलाव स्वीकार्य नहीं है। वहीं कोर्ट ने साफ किया है कि बीजेपी के 20 पार्षदों को दोबारा शपथ लेनी होगी। वहीं कोर्ट के इस फैसले को बीजेपी की मनमानी पर रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। किसी तरह से ले देकर आखिर ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो गया। इस पूरी लड़ाई के बीच में अमेरिका ने अपने अरबों डॉलर बर्बाद कर दिए, लेकिन ट्रंप बहुत खुश हैं। उनका कहना यह है कि ईरान ने पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति को इज्जत दी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है
ये बात उनके दिमाग में ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि ईरान ने कहा है कि भाई समझौता तो हमने अपनी शर्तों पे करवाया है, जो जो हम चाहते थे वही हुआ है और आखिर ईरान की इसमें जीत हुई है। अगर ये वाली बात ट्रंप के दिमाग में आ गई तो उसी दिन क्या होगा ये तो सबको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।